हेलो ऑल, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो चलिए हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछली बार ख़त्म किया था। और हमने यहाँ कंप्लीट किया था कि कैसे कई सारे स्टूडेंट्स और बाकी मिडिल क्लास के लोग जो थे वो जैकबिन क्लब्स से जुड़ रहे थे और उनके अंदर रिवॉल्यूशन की एक भावना जागृत हो रही थी, आ रही थी। तो हम अभी बढ़ेंगे उस समय जब नेपोलियन ने कई सारे नए नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे भी हमें ध्यान रखना है। नेपोलियन ने कई सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। वैसे कहने को तो वो मोनार्की था, बट उसने लोगों के अधिकारों को कभी भी इग्नोर नहीं किया और उसने लोगों को उनका हक देना चाहा, जो कि अपने आप में एक यूनिक बात है। A return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles. उसके जो principles थे वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी थे अगर हम उस समय की बात करें तो। और आपको एग्ज़ाम्स के लिए जो याद रखने वाली बात है वो है अबाउट द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम्स में आते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस में, चाहे तो आप इसे याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इस कोड को कई सारे दूसरे जगहों पर भी ले जाया गया जहाँ फ्रेंच का रूल था। तो आपको सभी चीज़ों को पढ़ना नहीं है, सभी चीज़ों को याद नहीं रखना है, वरना हिस्ट्री जो है वो एक नेवर एंडिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। इट विल बी ए नेवर एंडिंग सब्जेक्ट, ओके। सो आपको उन चीज़ों को पढ़ना है। यू शुड रीड दोज थिंग्स ओनली विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, जो कि काफ़ी रिलेटेबल हों एग्जामिनेशन से, ठीक है। आपको नॉलेज के साथ साथ मार्क्स भी तो लाने हैं, ठीक है ना, इसलिए। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो थे वो इम्प्रूव कर दिए गए थे नेपोलियन के रूल में। पीजेंट, आर्टिसंस, वर्कर्स और नए बिजनेसमैन जो थे वो सब काफ़ी नए फ्रीडम को इंजॉय कर रहे थे। इसके पहले उन्होंने इस तरह कभी चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो ये चीज़ें चलेंगी, इतना तक पढ़ लेना सही रहेगा, काफ़ी ज़्यादा नहीं, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उसे देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म लॉज सेटअप किया गया था सभी के लिए। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स स्टार्ट किए गए थे। स्टैंडर्डाइज के मतलब का मतलब यही है कि सभी जगहों पे समान रूप से वो बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ रीजन्स में किसी चीज़ को मेज़र करने का यूनिट अलग हो और कहीं और पे अलग। जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ केजी जो किलोग्राम है वो आप इंडिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो लोग उसे समझेंगे, क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स सिस्टम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरह से फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया था। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही हैं हर साल, कि हाउ फ्रेंच आर्मी इज़ वेर वेलकम्ड इन अदर एरियाज़ ऑल्सो, इन द नेबरिंग एरियाज़। सो आप यहाँ पर ये लिखोगे कि फ्रेंच आर्मीज वेयर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। आज़ादी के दूत की तरह उन्हें स्वागत किया गया उनका, क्योंकि उनको ये लगता था कि जहाँ भी फ्रेंच आर्मीज जाएंगी, जिस जगहों पे फ्रेंच आर्मी के कदम पड़ेंगे उन जगहों पे आज़ादी आएगी, उन जगहों पे लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन की भावना आएगी। इसलिए उनका पहले स्वागत हुआ, पर वो इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। बस ये जो शुरुआत की जो एक्साइटमेंट थी वो धीरे धीरे जो है उदासी में बदल गई, क्योंकि उन्हें समझ में आने लगा कि ये जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है ये पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रही है। एक्चुअली में देखें तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रही है। क्यों? फ्रेंच आर्मीज की जो इच्छा थी, जो मंशा थी, वो ये थी कि वो कनकर करना चाहते थे सभी यूरोप में। मेन उनका ये इरादा नहीं था कि वे लोगों को सुविधा दें, लोगों के हक के लिए लड़ें, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो पूरे यूरोप पे कब्जा करें और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से जो लोगों को फ़ायदा हो रहा था, द एडवांटेजेस दैट वाज ऑब्वियसली पीपल वेर फीलिंग द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कहीं ना कहीं ये उससे अधिक निकल गया। उनका निजी स्वार्थ जो है, जो उनका सेल्फिशनेस है,
वो आउटवे कर दिया इसे। आउटवे का मतलब होता है उस पर भारी पड़ना। उनका निजी स्वार्थ लोगों के लिए जो उन्होंने अच्छे चेंजेस लाए थे उस पर भारी पड़ गया, और लोगों के अंदर ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन तो आने से रहा, ठीक है, लोगों में असंतुष्टि आने लगा। तो अब हम आएंगे, मैं होप करता हूँ कि पहला पार्ट जो है इस चैप्टर का वो तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड पार्ट में, जिसे कहते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वहाँ शुरुआत में हमने बात किया था फ्रेंच के बारे में, बट यहाँ हम पूरी यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्रॉडर हमको व्यू रखना पड़ेगा इसके लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और जब हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में हम जब नेशनलिज्म लाने की बात करते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ नेशनलिज्म की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। यहाँ नेशनलिज्म की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि यूरोप में जो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के एरियाज़ जिसे हम अभी देख रहे हैं, वो पहले कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई लिंक नहीं था, वो एक दूसरे को एक बिल्कुल अलग ही मानते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और जो मैं समझा रहा हूँ। वो ये नहीं मानते थे कि उनके अंदर कोई भी चीज़ है जो कॉमन है, या वो कभी कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। उनकी भाषाएँ भी अलग अलग थी। दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज, एंड ऑब्वियसली लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू जॉइन पीपल। ओके, so Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary was a patchwork of many different religions and peoples। जब हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे इस चैप्टर में, खासकर यूरोप के मामले में, तो हम यहाँ हैब्सबर्ग एम्पायर की चर्चा जरूर करेंगे कि वो एक ऐसा एरिया था जो कि ऑस्ट्रिया और हंगेरी के बॉर्डर पे था, जो कई सारे रीजन और कई तरह के लोगों से भरा हुआ था। ऑब्वियसली अगर लोग इतने ज़्यादा मतलब कि डाइवर्सिटी के बीच रह रहे हैं, तो वो एक दूसरे को ऑब्वियसली अलग अलग ही मानेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना है कि वो कौन से रीजन्स थे। अल्पाइन रीजन थे, टायरल, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब ठीक है, हल्का फुल्का जान ले तो चलेगा, उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नहीं जाना। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो था हंगेरी में वो मग्यार भाषा बोलता था, जबकि बाकी हाफ जो थे वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोलते थे। डायलेक्ट्स मतलब भाषा को बोलने का जो अंदाज होता है उसे डायलेक्ट कहा जाता है। कई जगह क्या होते हैं कि भाषा तो एक होती है बट उनके डायलेक्ट्स अलग अलग होते हैं, उनको बोलने का तरीका जो है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हंगेरी का उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि वो जो वहाँ जो रहने वाले लोग थे वो कुछ तो मग्यार भाषा का इस्तेमाल करते थे और कुछ जो है वो अलग अलग, मतलब भाषाएं भी जो थी वो अलग थलग थी, जिससे कि वो भी एक कड़ी नहीं बन पा रही थी लोगों को जोड़ने के लिए। अब यहाँ देख सकते हैं जो गलीशिया रीजन है वहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी, जो अमीर लोग हैं, वो पॉलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और ज़्यादा आप लोग इसके बारे में डिटेल नहीं जानना, एक एक लाइन को रट्टा नहीं मारना है। बस एक ही चीज़ थी जो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ रही थी, वो थी कॉमन एलिजियंस टू द एम्पायर। कॉमन एलिजियंस मतलब सभी के सभी उस एम्पायर को मानते थे जो उस एरिया में, या हम कह सकते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर में रूल करता था। पर हैब्सबर्ग एम्पायर भी कई सारे डाइवर्सिटीज़ में था, उसके अंदर कई सारे डाइवर्सिटीज़ थे, बट सभी के अंदर एक कॉमन चीज़ था कि वो ऑल वेयर कहीं ना कहीं हम कहेंगे फेथफुल टू द एम्पायर, राइट। फेथफुल थे और कहीं वो मानते थे कि हम भाई कहीं ना कहीं एम्पायर से जुड़े हुए हैं। बस वो एक कॉमन कड़ी थी जो लोगों को जोड़ रही थी। उसके बाद है एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास। हम जो नेशनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, या हम जो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट किस तरह आया लोगों के अंदर कि हमारे जो देश को हम एक नेशन स्टेट बनाएं, वो कैसे आए लोगों के अंदर, ठीक है। ऑब्वियसली लोग कोई ना कोई क्लास से तो जुड़े होंगे ना, या तो वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते होंगे या एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते होंगे, तो उनके बीच आखिर ये भावना आई कैसे? क्योंकि लोग तो खुद के स्वार्थ के लिए जी रहे थे, लोग तो खुद के खाने पीने की चिंता करेंगे, देश की चिंता अचानक से समाज की चिंता कैसे करेंगे? तो उन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे आगे। अभी के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और
चाहे तो आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं बुक्स में। लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपकी बैकग्राउंड नॉलेज भी बढ़ेगी, बट मैंने जो बताया है वो अगर आप देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और आप बस उन चीज़ों को मार्क करिए, इन यू विल ऑब्वियसली स्कोर अ बेटर मार्क इन एग्जामिनेशन। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए बाय सभी को।